एवरीवन, वेलकम टू द एनएसयू फैक्टोपीडिया। मेरे पिछले वीडियो में, जिसका लिंक अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने ये कहा था किस तरीके से ये गवर्नमेंट अपने प्रेडिसेसर्स से डिफरेंट है एंड उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड बोल्ड डिसीजन मेकिंग। आज की वीडियो में हम लोग ऐसे ही 7 बोल्ड डिसीजंस जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में लिया है उसके बारे में जिक्र करेंगे। आखिर क्या इंटेंशन था इस डिसीजन को लेने के पीछे एंड इसका क्या इम्पैक्ट रहा है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। फर्स्ट डिसीजन चैलेंजिंग द कल्चरल प्रैक्टिस दैट इज अबॉलिशिंग ट्रिपल तलाक। 30 जुलाई 2019 को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ट्रिपल तलाक को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल प्रैक्टिस डिक्लेयर किया। जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं उसको एक पनिशेबल ऑफेंस की तरह माना जाने लगा। इंडिया के 3 नेबरिंग कंट्रीज विच इंक्लूड पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका ऑलरेडी 23 कंट्रीज में शामिल है जहां पे ट्रिपल तलाक बैन किया गया है। ये एक बहुत ही बोल्ड एंड चैलेंजिंग मूव था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस मूव से काफी रिटेलिएशन भी देखने को मिल सकता है। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी ने इसको अच्छे से वेलकम किया, स्पेशली द मुस्लिम वुमेन। सेकेंड, डिसीजन चैलेंजिंग द फाइनेंशियल स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया। पिछले 10 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट ने काफी बोल्ड डिसीजन लिए हैं फाइनेंशियल स्पेक्ट्रम के अंडर। पहला है डीमोनेटाइजेशन। 2017 में लॉन्च किया हुआ डीमोनेटाइजेशन एक बहुत ही बोल्ड मूव था। इसको लॉन्च किया गया था विद द इंटेंशन कि ब्लैक मनी को कर्ब डाउन किया जा सके। हालांकि अगर इसके सक्सेस पे बात की जाए तो लगभग 99.3% करेंसी नोट्स बैंक को वापस कर दिए गए थे, जिसकी वजह से ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा। इसने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया जीडीपी को एंड ऑल्सो 1.5 लाख जॉब भी लोगों ने खो दिए बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन। द ओनली थिंग पॉजिटिव विच हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन वाज इंक्रीज इन द डिजिटल पेमेंट। दूसरा था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें गवर्नमेंट ने डिफरेंट टैक्सेस को कंसोलिडेट कर दिया था एक अम्ब्रेला के अंडर। 2017 में जीएसटी को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था एंड करंटली इसको एक बहुत ही सक्सेसफुल डिसीजन माना जा रहा है। ये पर्टिकुलर डिसीजन एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मर्जर ऑफ बैंक्स, जो कि 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया था जिसमें 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रूप में बनाया गया। ये एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह देखा गया क्योंकि कंसोलिडेशन ऑफ बैंक की वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कम किया जा सकता है एंड इवन रिस्क डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। तीसरा, डिसीजन चैलेंजिंग टेररिज्म। 2016 में टेररिस्ट ने एक मिलिट्री आउटपोस्ट पे अटैक किया था उरी में, जिसकी वजह से कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स की डेथ हो गई थी। इसकी रिटेलिएशन में कुछ इंडियन आर्मी मैन लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुस गए और उनका इंटेंशन था वहाँ मौजूद टेररिस्ट पे अटैक करके उनको मार गिराने का। ये एक तरीके का हिस्टोरिकल मोमेंट था क्योंकि इंडिया ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया था। सिमिलरली 2019 में पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने एज ए रिटेलिएशन बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था। हालांकि ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा, पर बीजेपी ने 2019 इलेक्शन में इसको काफी प्रमोट किया था। फोर्थ, डिसीजन यूजिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटेलिजेंटली। 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया। आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसके अंडर उसको एक ऑटोनोमस स्टेट के रूप में देखा जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस आर्टिकल के अंतर्गत उनके सारे स्पेशल स्टेटस को खारिज कर दिया एंड इसकी जगह एक रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास किया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के रूप में देखा जाना था, टू बी गवर्न्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिस डिसीजन हैज अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट स्पेशली ऑन द कश्मीर वैली। कश्मीर की इकोनॉमी में काफी बढ़ोतरी हुई है, वहाँ का टूरिज्म काफी बढ़ा है एंड वहाँ के लोग इस डिसीजन को एक पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज विच इंक्लूड हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन, जो कि इंडिया में दिसंबर 2014 के पहले आए हैं विदाउट एनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लाइक वीजा, पासपोर्ट, वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा प्रोविजन इस एक्ट में है।
हालांकि इस एक्ट को नेगेटिवली देखा जा रहा है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी से, क्योंकि उस कम्युनिटी के लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो भी मुस्लिम्स इन देशों से इंडिया में आए हैं उनको वापस उन देशों में जाना पड़ेगा। द कंट्रीज फ्रॉम वेयर दे हैव कम इंक्लूड पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऐसा कुछ भी नहीं कहता। इनफैक्ट उनका स्टेटस इन इंडिया कि वो कब तक इंडिया में रह सकते हैं वो सेपरेट इशू है एंड वो सेपरेट एक्ट के अंतर्गत देखा जाएगा। फिफ्थ, decision during the challenging times of COVID. The way the overall situation was handled, announcing lockdowns at the right time, having structure to the overall process, launch of vaccines, vaccination drives, helping other nations with the vaccines, boosting the morale of the Indian citizens through innovative ways. All these things showed the prowess with which BJP handled this tough situation. जहाँ पे वर्ल्ड के दूसरे लीडर्स को इस सिचुएशन में मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था, एंड वहीं इंडिया जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन वाली देश है, उसको ऐसे सिचुएशन में एक स्ट्रक्चर देकर के हैंडल करना काफी कमेंडेबल एफर्ट था। एसेंशियल सर्विसेज के ओवरऑल सप्लाई चेन को रीऑर्गेनाइज करना, वैक्सीनेशन ड्राइव्स को ऑर्गेनाइज करवाना, ये सारा काफी टफ डिसीजन था जो इस गवर्नमेंट ने इजीली लिया था। 6. Decision to protect Indian citizens who are anywhere else in the world. COVID-19 के दौरान भी इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशल एयरक्राफ्ट चलाए टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजंस होम। ये उस सिचुएशन में था जब बाकी कंट्रीज के लोग अपने सिटीजंस को वापस नहीं आने देना चाहते थे, जस्ट टू कंट्रोल द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सिमिलरली रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान उन्होंने कुछ देर के लिए वॉर को स्थगित किया सो दैट वो इंडियन स्टूडेंट्स को सेफली इंडिया वापस लेके आ सके। सिमिलर सिचुएशन सीरिया में भी देखने को मिला। एंड फाइनली 7. Decision to strengthen spiritual dynamics of India, especially from the standpoint of हिंदुत्व। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स एक साथ थ्राइव करते हैं। One of the reasons why Narendra Modi is being called a dictator is because of his dedication to Hindutva and agenda to promote Hindutva. He has been part of RSS and currently leaves no stone unturned to bring back the Ram Rajya. Currently वो इंडिया को एक spiritual tourism का लैंड बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने काफी decisions लिया है, like construction of tunnel in Dwarka, revamping Kashi, Ram Mandir consecration in Ayodhya, and many more such projects which are upcoming. This I am considering as a bold decision. Why? Because India is a democratic country. और अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव रूप में भी देखा जा सकता है by different people across the world. However, he respects all the religions equally, but he is a proud practitioner of Hinduism. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।